दोस्तों आज हम इंडिगो कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी गाड़ी बीच रास्ते पर खड़ी थी और पीछे से आ गया ट्रक। ट्रक को एक सरदार जी चला रहे थे। सरदार जी ट्रक से बाहर निकल कर आए और कहा, सर थोड़ा गाड़ी साइड में कर लीजिए ना। क्या बात हो गई तुसी, कैसे फंस गए हो यहाँ पे? टायर पंचर हो गया क्या गड्डी का? मैंने कंधा ऊपर नीचे करके इशारा करते हुए उसे बताया कि मैं कितना लाचार हूँ, कितना हेल्पलेस हूँ। उस समय मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर मैंने कहा कि अगर आप थोड़ी मदद कर देते ना, मदद कर देते हमारी, तो गाड़ी एक साइड हो जाती और फिर आपको निकलने के लिए रास्ता भी मिल जाता। इसी दौरान सरदार जी का एक हेल्पर भी आया ट्रक से बाहर निकल के, और फिर हम तीनों ने मिलके, मैंने, सरदार जी ने और सरदार जी के हेल्पर ने, गाड़ी को धक्का लगाया और रोड के किनारे पर कर दिया। मुझे उन दोनों से पता लगा कि मैं वाकई गलत रास्ते पर आ गया हूँ दुमका के लिए। मैंने गलत मोड़ ले लिया है और अब मुझे सही रास्ते के लिए 3 मील वापस जाना होगा। मुझे ये भी मालूम हुआ कि आसपास कोई भी पंचर की दुकान नहीं है। ट्रक को रास्ता मिल चुका था, ट्रक चला गया। लेकिन ये जो सच्चाई उन्होंने बताई ना कि आसपास कोई भी पंचर की दुकान नहीं है, ये सच्चाई मेरे हथौड़े की तरह सर पर लग रही थी। मैं पूरी तरह से फंस चुका था और अब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जो मुझे उस रात दुमका पहुंचा दे। और मुझे इस बात का भी आइडिया नहीं था कि रात कहाँ पर गुजारूंगा। वहाँ रोड पर छोटे छोटे गड्ढे थे, छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर गया था और उन गड्ढों में मेंढकों के ट्र ट्र की आवाज़ें आ रही थीं। बारिश अब थम गई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं गाड़ी में दोबारा से बैठ गया और अपनी दूसरी सिगरेट को जलाने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने रोशनी देखी गाड़ी की खिड़की से। मैंने दोबारा गाड़ी का दरवाज़ा खोला। एक पेड़ की ब्रांचेस के बीच में से मैंने रेक्टेंगल देखा रोशनी का। दरअसल वो एक खिड़की थी, खिड़की में से मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी। जो पेड़ों के बीच में से मुझे दिखाई दे रहा था रेक्टेंगल सा, वो एक खिड़की थी। देखो, अगर कहीं से धुआं निकल रहा है ना, धुआं दिख रहा है आपको जंगल में कहीं पे निकलता हुआ, तो समझो आग लग गई है। बिना आग के धुआं उठ ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जो केरोसिन का लैम्प जल रहा है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोग रहते हैं। लोग रहते हैं तभी लैम्प चल रहा है। पास में ही कोई घर होगा जहाँ पर लोग रहते हैं। मैं गाड़ी से बाहर निकला अपने टॉर्च के साथ। जो खिड़की मुझे दिखाई दे रही थी, जहाँ से रोशनी आ रही थी, वो खिड़की ज़्यादा दूर नहीं थी और मुझे वहाँ जाके देखना था कि कौन रहता है वहाँ पे। रोड से एक पतला सा रास्ता जा रहा था, एक गली जा रही थी मेन रोड से, और वो गली उस घर की ओर जा रही थी। मैंने गाड़ी को लॉक किया और निकल पड़ा उस घर की तलाश में। गड्ढे बहुत थे रास्ते में, तो जितना मुमकिन हुआ उतना मैं गड्ढों से बचता बचाता वहाँ पे गया। जब मैंने इमली का पेड़ पार कर लिया ना, तो मुझे वो घर दिखाई देने लगा। लेकिन वो घर घर जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक छोटा सा झोपड़ा था जिसकी छत टेढ़े मेढ़े टीन की बनी हुई थी। झोपड़े का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं देख सकता था कि अंदर एक हैरोकेन लैंटेन रखा हुआ था और बेड का पाया भी नज़र आ रहा था। मैंने कहा, कोई है वहाँ पे? एक छोटी हाइट का मोटा आदमी जिसकी उम्र 40 से 50 साल होगी, उसकी घनी मूछें थीं, वो कमरे से बाहर आया। उसने मेरे टॉर्च को तिरछी नज़र से देखा। मतलब टॉर्च की रोशनी जब उसके मुंह पर पड़ी ना, तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। जैसे जब कोई रोशनी पड़ती है एकदम से आंख पर, तो आंख खुलती नहीं है। मैंने टॉर्च उसके मुंह से दूर करा और उस आदमी ने मुझसे पूछा, आप कहाँ से हैं सर? मैंने चंद शब्दों में अपनी बुरी हालत उसको बयां करी। क्या कोई ऐसी जगह है यहाँ पर जहाँ पर मैं रात गुजार सकूँ? ऑफ कोर्स, मैं पैसे भी दूंगा ठहरने का, रात को मुफ्त में नहीं ठहरूंगा। अच्छा, आपका मतलब डाक बंगले से है क्या? डाक बंगला? पर मैंने तो कोई डाक बंगला नहीं देखा। लेकिन उसी पल मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस झोपड़े से जो रोशनी आ रही थी ना लालटेन की, मेरा पूरा फोकस, पूरा ध्यान उसी रोशनी पर था और मैंने नोटिस ही नहीं करा कि आसपास क्या है। इधर उधर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मैंने अपनी उल्टी तरफ टॉर्च को घुमाया और एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। अच्छा, तो आप इस बंगले की बात कर रहे हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में डाक बंगले हुआ करते थे, गेस्ट हाउस हुआ करते थे। इन गेस्ट हाउस में अंग्रेज़ ठहरा करते थे। तो वहाँ पर एक गेस्ट हाउस था जो अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ था। जी सर, यही बंगला है, लेकिन यहाँ पर बिस्तर नहीं डला हुआ और आपको यहाँ पर खाना भी नहीं मिलेगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने साथ में बिस्तर लेकर आया हूँ। उम्मीद है इस बंगले में बेड तो होगा ही। बेड तो होगा ना यहाँ पे? हाँ हाँ सर, चारपाई है। और मुझे ना तुम्हारे कमरे में चूल्हा जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तुम ज़रूर अपना खाना पका रहे होंगे। आदमी मुस्कुराने लगा, कहता है कि साहब, हम वैसा खाना नहीं खाते जैसा आप लोग खाते हैं।
मेरी वाइफ उड़द का दाल पका देती है और मैं रूखा सूखा चपाती बना लेता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, मुझे तो हर तरह की चपाती पसंद है यार। और उड़द, अरे उड़द तो मेरी सबसे फेवरेट दाल है। मुझे नहीं पता है कि ये बंगला पुराने ज़माने में अपने अच्छे दिनों में कैसा दिखाई देता होगा, लेकिन आज के ज़माने में ये बंगला बिल्कुल भद्दा, पुराना, उजड़ा हुआ था। डाक बंगले से जिस तरह की इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही था। ये उजड़ा हुआ बंगला था। ये बंगला अंग्रेज़ों के राज में बना था। इसका बेडरूम बहुत ही बड़ा था और छत ऊंची थी। जैसा आजकल के घरों में हम लोग देखते हैं कि नीची नीची छत बनती है, लेकिन पहले ज़माने में छत बहुत ऊंची हुआ करती थी। ख़ास तौर से जब अंग्रेज़ अपने कंस्ट्रक्शन करते थे तो बहुत ऊंची छत बनाते थे। तो काफ़ी ऊंची छत थी उस बंगले की, और फर्नीचर के नाम पे वहाँ पर एक चारपाई डली हुई थी, दीवार से सटी एक टेबल थी और एक कुर्सी थी जिसका आर्म टूटा हुआ था। जहाँ पर अपना हाथ रखते ना कुर्सी पर, वो आर्म टूटा हुआ था। चौकीदार या फिर कहूँ कि वहाँ का केयर टेकर, उसने इस दौरान मेरे लिए लालटेन जलाई और उस लालटेन को जला के टेबल पे रख दिया। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? सुकन राम सर। क्या कोई इस बंगले में पहले भी रह चुका है या फिर मैं पहला इंसान हूँ जो यहाँ पे ठहरा हूँ? नहीं नहीं सर, और भी लोग ठहरते हैं। पिछली सर्दियों में तो एक साहब आए थे और पूरी 2 रातें रुके वो यहाँ पे। मैंने थोड़ा मजाक के अंदाज में पूछा, उम्मीद है यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं होगा? भगवान ना करे, कभी किसी ने भूत की कोई शिकायत ही नहीं करी। सुकन राम के इन लफ्ज़ों से मुझे बड़ा सुकून मिला। अगर कोई जगह भूतिया होती है ना तो वहाँ पर हमेशा ही भूत रहते हैं। तो सुकन राम ने जब बताया कि यहाँ पर लोग रह चुके हैं और यहाँ पर कभी किसी ने भूत की कोई शिकायत नहीं करी, तो बड़ा सुकून मिला सुन के। वैसे भी इन पुराने डाक बंगलों को भूतों का अड्डा माना जाता है। अच्छा सुकन राम, एक बात तो बताओ यार, ये बंगला बना कब था? सुकन मेरा बिस्तर बिछाने लगा और फिर बोलता है कि ये बंगला एक अंग्रेज साहब का हुआ करता था सर। साहब का? जी सर, एक इंडिगो प्लांटर थे। यहीं पास में एक इंडिगो की फैक्ट्री हुआ करती थी। अब तो खैर फैक्ट्री बंद हो चुकी है, फैक्ट्री का नामो निशान ख़त्म हो गया, बस एक चिमनी खड़ी है वहाँ पे फैक्ट्री के नाम पे। मुझे मालूम था कि एक ज़माने में इन इलाकों में इंडिगो की खेती बाड़ी हुआ करती थी। बिहार के मुंगेर में, जहाँ पर मैं पैदा हुआ था, वहाँ पर भी बचपन में मैंने इंडिगो के खंडर हुए फैक्ट्रीज़ को देख रखा था। मैंने रात को सुखन के हाथ की बनी सूखी रोटी और उड़द का दाल खाया और रात 10:30 बजे मैं बिस्तर पे चला गया सोने के लिए। कलकत्ता में जब मैं था ना, तो निकलने से पहले कलकत्ता में मैंने प्रमोद को एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें मैंने उसे कहा था कि मैं दोपहर तक आ जाऊँगा। अब वो बेचारा सोच रहा होगा कि अभी तक नहीं आया, मैं क्यों नहीं आया अभी तक, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ में, बेचारा परेशान हो रहा होगा। खैर, अब इन सब बातों को सोचना फिजूल था। फ़िलहाल तो मैं अपने आप को ये कहकर शाबाशी दे सकता हूँ कि रात को ठहरने के लिए एक ठिकाना ढूंढ लिया मैंने। ठिकाना मिल गया रात गुजारने का, और वो भी इतनी आसानी से, कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। भविष्य में, फ्यूचर में मैं वैसा ही करूँगा जैसा भोला बाबू ने मुझे एडवाइस दी थी। मैं सबक हासिल कर चुका हूँ और जो समझदारी चोट खाकर मिलती है ना, वो आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। बंगले के बेडरूम में ही बाथरूम भी जुड़ा हुआ था, तो लालटेन मैंने बाथरूम में ले जाके टांग दी और बाथरूम का थोड़ा सा दरवाज़ा मैंने खुला रहने दिया। वहाँ से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। आमतौर से तो मुझे कमरे में पूरी तरह से अंधेरा चाहिए होता है, थोड़ी सी भी रोशनी आती है तो नींद नहीं आती मुझे, लेकिन फिर भी उस रात मैंने पूरी तरह से लाइट को नहीं बुझाया। उस समय तो बस मुझे नींद चाहिए थी, नींद आ रही थी बड़ी ज़ोरों की। मुझे गाड़ी की भी चिंता हो रही थी जिसे मैं रोड पर छोड़ आया था, लेकिन फिर भी गांव के रोड पर गाड़ी खड़ी करना ज़्यादा सेफ़ है शहर की तुलना में। शहर में बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, गांव में इतना ख़तरा नहीं है। मैं किस तरह से रात गुजारूंगा इस डाक बंगले में? क्या मैं प्रमोद से मिल पाऊंगा? मेरी आगे की दास्तान जानने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करें और आगे के पार्ट में जानें कि इस डाक बंगले में कैसे मैंने रात गुजारी। मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में। जय हिंद।